हेलो दोस्तों, मैं सुधय कुमार। दोस्तों, आप जानते हैं कि डेली पेपर एनालिसिस का जो पार्ट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आज जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर हम बात करेंगे, जिसमें जो रूस यूक्रेन के जो युद्ध के 100 दिन जो पूरे हो गए और बहुत सारी चीजें हैं। जम्मू कश्मीर की वर्तमान हालात पे जो बैठकें हुई है, जिसमें जो वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे गृह सचिव हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हो, जितने भी हैं उनकी जो बैठक हुई है और है जो सही रूप से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जब तक जम्मू कश्मीर का जब इतिहास रहा है उसमें 8वां पलायन के रूप में जिसे देखा जा रहा है, तो निश्चित ही बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और लास्ट तक जरूर वीडियो को देखें। आप है जो कुछ नया सीख कर है जो यहाँ से जाइएगा। दोस्तों, निश्चित रूप से आज जो इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, आज का जो पेपर है आप जरूर उसको एक बार पढ़िएगा, तो निश्चित रूप से आपको है जो एक नई चीज है जो आपको देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों है जो रूस यूक्रेन के जो 100 दिन पूरे हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। रूस और यूक्रेन, रूस और यूक्रेन के विवाद पे दोस्तों है जो 100 दिन पूरे हो गए। ये क्वेश्चन है जो और बीपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों है जो 100 दिन कब पूरे हुए क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, तो निश्चित रूप से जो बहुत ही है जो इम्पोर्टेंस है, ताकि अभी बीपीएससी को डेट से बहुत प्यार हो गया है दोस्तों, और डेट हर क्वेश्चन में है जो 2-3 डेट है जो पूछ रहा है, तो आप है जरूर है जो इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वही मेरा मानक होता है। तो कुछ इसका टाइमलाइन के बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या टाइमलाइन इसका रहा, जो कैसे है जो युद्ध स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों है जो सबसे पहले हम बात करेंगे 24 फरवरी के वो दिन जहां पर है जो रूस यूक्रेन के बीच है जो पहला है जो वार है जो घोषित कर दिया जाता है, और फिर कुछ ऐसे डेट्स हैं, पहले उस डेट्स को हम चर्चा करेंगे। 24 फरवरी और फिर है जो 4 जून की चर्चा करेंगे। हम उसी कंसेप्ट में आपको बताएंगे कि आपके दिमाग में है जो एक बार पूरा है जो ये है जो आपकी चैप्टर से जो पूरा घुस जाए, और निश्चित रूप से जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 24 फरवरी को दोस्तों है जो रूस यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, यहाँ से है जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस युद्ध का। फिर 27 फरवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन गंगा है दोस्तों चला था। ऑपरेशन गंगा है जो दोस्तों यहाँ पर चलाया गया था। आप जानते हैं इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में और करेंगे विशेष रूप से। और 4 जून को जो दोस्तों 100 दिन है जो पूरे हो गए। जब पूरे हो गए दोस्तों, तो अभी तक है जो 4 वहां के प्रांत पे भी है जो कब्जा है जो रूस ने नहीं किया है, तो निश्चित रूप से है इसकी क्या समस्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भारत के साथ क्या है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो हम आपको बताने का है जो प्रयास किए। अब हम इसको थोड़ी सी है जो इसके हिस्ट्री में जाएंगे, यूक्रेन रूस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस डेट को है जरूर है जो याद कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन है जो देखने के लिए मिल जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या है, थोड़ा सा अगर हम बात करें दोस्तों कि ये युद्ध की जो स्टार्ट होता है कब से होती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों 2014 का वो साल 2014 आप याद रखिएगा कि 2014 में क्रीमिया युद्ध होता है दोस्तों। आप जानते हैं क्रीमिया युद्ध होता है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी जो कारण होती है जो क्रीमिया युद्ध की, उस समय जो दोस्तों है जो यहाँ के जो एक राष्ट्रपति थे उनका है जो वहां पर विरोध हो जाता है। उनका नाम था यानुकोविच। क्या है उनका है जो नाम क्या होता है, यानुकोविच। यानुकोविच का है जो दोस्तों जो यूक्रेन में विरोध होता है, और वहां से छोड़कर है जो रूस चले जाते हैं। जब रूस चले जाते हैं तो इसी कारण है जो दोस्तों रूस ने है जो क्रीमिया पर है जो हमला कर देता है, और हमला करने के बाद है वो है जो अपने गिरफ्त में जो ले लेता है, वो है जो अपना उसको है जो पार्ट बना लेता है। और दोस्तों वही क्रीमिया युद्ध के चलते जो दोस्तों G8 से G7 बन गया, और इसको है जो आधिकारिक रूप से जो दोस्तों है जो रूस को यहाँ से जो बाहर कर दिया जाता है। रूस को जो दोस्तों यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सा संभल कर देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक चीज जो है आपकी बारीकियों में हम जाने का प्रयास करेंगे। यही चैनल की सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों। तो यानुकोविच जो है दोस्तों वो है जो रूस चले जाते हैं, और उसके बाद रूस ने है जो वहां पर है जो हमला कर देता है, वो अपने पार्ट बना लेता है, और इसी कारण G8 से G7 बन जाता है। G7 की जो अगली मीटिंग है दोस्तों जर्मनी में होने वाली है, ये भी है जो आप है जो ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरह की बात थी। फिर है दोस्तों जो क्रीमिया युद्ध पे जो सेटलमेंट होता है, जब दोनों देशों के बीच जो एक समझौता होता है, वो होता है उसको नाम होता है तो मिन्स्क समझौता। क्या नाम है, मिन्स्क समझौता होता है। और है जो जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस की सहायता से दोस्तों है जो मिन्स्क समझौता होता है, और वहीं पर है जो विराम की घोषणा की जाती है, और क्रीमिया को है जो रूस ने अपना जो पार्ट बना लेता है।
अब वहां से धीरे धीरे है जो आगे बढ़ता है दोस्तों, और एक कहीं ना कहीं है जो रूस अपनी सुरक्षात्मक तरीके से अपनी रक्षा करने के, अपनी सीमा की सुरक्षा करने के चलते हैं जो सबसे बड़ी जो नाम जानते हैं नाटो, जो नाटो ने कहीं ना कहीं है जो रूस की नींद उड़ा कर रख दी थी कि अगर हमारे सीमा है, अगर मान लीजिए दोस्तों ये सीमा है, अगर मान लीजिए कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो है जो नाटो की कंट्री जो है, नाटो के जो जितने देश हैं वो कहां पर आ जाएंगे, मान लीजिए यूक्रेन में आ जाएंगे, और यहाँ से कहा कि रूस है जो कहीं ना कहीं है जो असुरक्षित महसूस करने लगेगा। इस कारण से जो दोस्तों रूस के जो व्लादिमीर पुतिन ने है जो बार बार इस चीज को कहा कि अगर आप है जो शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं है जो हमारी है जो सीमा सुरक्षा है जो सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी, और वही धीरे धीरे कहीं ना कहीं 2022 है वो है जो दोस्तों है युद्ध का कारण बनता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या क्या होता है, उसके बाद क्या स्थितियां बनती है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। यूक्रेन की अगर थोड़ी सी अगर कहानी अगर जानना है दोस्तों तो हम आपको यूक्रेन के बारे में बता देते हैं कि यूक्रेन है जो दोस्तों है जो 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध में है जो दोस्तों है जो पूरा एक पार्ट था, और निश्चित रूप से जो अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए जो रूस है जो यूक्रेन तक है जो अपनी सीमा रखता था और वहां से जो अपनी सुरक्षा करता था। फिर है दोस्तों है जो बाद में है जो यूक्रेन है जो 1991 में है जो अलग हो जाता है, 1991 में जो दोस्तों है जो अलग हो जाता है, और उसके बाद है जो यूक्रेन है जो एक अपना है जो राष्ट्र घोषित कर देता है और उसको है जो उसकी मान्यता भी दे देता है। और दूसरी चीज की व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि हमें यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमें सीमा सुरक्षा करने का और हमारी संप्रभुता का है जो पूरी तरह से हमें जो संप्रभु राष्ट्र है तो हम सुरक्षा करने के लिए किसी भी हद तक है जो जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है जो क्रुश्चेव जो थे वो है जो उनको है जो गिफ्ट में है जो पूरा है जो यूक्रेन क्रीमिया के साथ है जो पूरा है जो उसको है जो दे दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है, कुछ इससे पहले भी कहानी है दोस्तों, इस्लाम मामून की भी कहानी है, लेकिन उस कहानी में हम नहीं जाना चाहते हैं। आपको ओवरव्यू देते हुए जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यही चीज है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1917 के बाद है जो यूक्रेन है जो अलग होता है, और अलग होने के बाद कहीं ना कहीं है जो 1917 के बाद अलग होने के बाद है जो अपना है नया राष्ट्र है जो घोषित कर देता है। और सबसे बड़ी चीज है कि दोस्तों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज था कि वर्तमान समय में इस युद्ध का कारण क्या बनता है, इस युद्ध का कारण है जो क्या बनता है। तो दोस्तों एक थोड़ा सा मैपिंग के आधार पर हम बताते हैं कि यहाँ पर दो प्रांत है दोस्तों यूक्रेन का, डोनेट्स्क और एक और है उसका प्रांत का नाम है एक प्रांत और उसका क्या नाम है लुहांस्क। क्या नाम है लुहांस्क। ये है जो दक्षिण पूर्वी इलाके में जो पड़ता है दोस्तों, यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाके में और रूस से सटा हुआ है। रूस के पश्चिमी भाग में है जो यूक्रेन है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये जो क्वेश्चन पूछ देता है कि रूस के किस तरफ है जो दोस्तों है जो यूक्रेन का पार्ट है तो पश्चिमी तरफ है, तो दक्षिण पश्चिम भाग में है जो दोस्तों ये दो प्रांत है, ये दो प्रांत को है जो दोस्तों है जो स्वतंत्र घोषित कर देता है। और इसके पीछे कारण ही क्या होता है स्वतंत्र घोषित करने का, कि जो रूस की सीमा है वो है जो दोस्तों ये है जो यूक्रेन से 1600 माइल की दूरी पर है, 1600 माइल की दूरी पर है। अगर मान लीजिए कि नाटो में शामिल हो जाता है तो मात्र दूरी है जो घटकर 690 माइल हो जाती है, 690 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो खतरा होने के चलते जो रूस ने जो कहा कि हम है जो इस बार की जो लड़ाई है जो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और नाटो को कभी भी है जो अपनी सीमा के अंदर है जो घुसने नहीं देंगे। तो जब दोस्तों है जो ये दोनों को है जो और यहाँ पर जो ज्यादातर लोग जो हैं वो है जो रूसी भाषा के बोलने वाले और रूस के समर्थक भी हैं, तो निश्चित रूप से है जो यहाँ पर है जो उनकी है जो भागीदारी होती है और उनकी है जो यहाँ पर है जो उनकी साथ मिलती है। इसीलिए इन दोनों को है जो दूसरों है जो अलग करने का है जो फैसला किया। तो ये कुछ ओवरव्यू था, कुछ और ऐसे पॉइंट्स है जिसपे हम आज की चर्चा करेंगे कि क्या क्या और पॉइंट्स है इसमें बनना चाहिए। भारत की अगर बात करें, अगर हम भारत की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत, रूस और यूक्रेन के बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो भारत के साथ रूस का है जो दोस्तों है जो एक जो साझेदार है वो है जो दोस्ती का साझेदार है, स्वाभाविक साझेदार है। इसको क्या बोलते हैं, स्वाभाविक साझेदार है। और निश्चित रूप से जो रूस है हमारा 1971 के युद्ध की बात करें, चाहे यूएनओ में बात करें या सुरक्षा परिषद की बात करें, हमेशा है जो दोस्तों है जो भारत के साथ है जो खड़ा होता है। जब इंदिरा गांधी 1971 में जब रक्षाबंधन के दिन है जो वहां गई थी तो कहा था कि हमारा जो दोस्त है एक स्वाभाविक मित्र है, स्वाभाविक दोस्त के रूप में जो रसिया है, और रसिया का जो योगदान है कहीं ना कहीं भारत के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप है जो इसके बारे में जानते हैं।
दूसरा है कि यूक्रेन की अगर बात करें दोस्तों तो 1993 में है जो भारत के साथ राजनयिक संबंध है जो उससे जुड़े हैं। भारत के साथ यूक्रेन का 1993 में जो राजनयिक संबंध जुड़े हैं और निश्चित रूप से कुछ ऐसे मुद्दे पर है यूक्रेन ने है जो भारत का है जो जैसे 370-35 जो हटा उस पर जो कुछ स्टेटमेंट देना, ये सुरक्षा परिषद में कुछ है जो भारत के खिलाफ है जो बोलना, तो कहीं ना कहीं भारत यहाँ पर क्या किया कि तटस्थता की भूमिका में जो नजर आया। किसी भी कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और भारत को अपनी विदेश नीति को है जो लागू करने में है जो खुद है जो सक्षम है, इसलिए भारत है जो यहाँ तटस्थता की भूमिका में है। कुछ और बात करें दोस्तों तो 46% है जो हम अपनी रक्षा आयात है जो दोस्तों जो रूस के साथ करते हैं, रूस के साथ 46% रक्षा आयात है जो हम जो करते हैं। तो निश्चित रूप से ये है जो बहुत बड़ी है। अपने हाल फिलहाल में सिक्योरिटी रिपोर्ट्स जो स्टॉकहोम से जारी होता है उसमें भी है, पहले 55% था, अभी जो 46% है जो ये हो गया है दोस्तों। फिर है जो अगर हम बात करें दोस्तों की भारत चीन जैसे मुद्दे पर है जो रूस का है जो हमेशा समर्थन है जो भारत कर रहा है, चाहे S-400 की बात किया जाए, चाहे भारत चीन के अभी गलवान घाटी में पा है, फिर ऐसे बहुत सारे बहुपक्षीय मुद्दे हैं और द्विपक्षीय मुद्दे हैं जिसके कारण है जो भारत रूस के साथ है जो हमेशा है जो संबंध रहा है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों 21 है जो भारत रूस वार्ता हुई थी 6 दिसंबर को, आप जानते हैं, और 6 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन का है जो भारत आगमन हुआ था और उसमें जो 21वीं है जो भारत रूस की वार्ता है जो शिखर वार्ता हुई थी, उसमें कम से कम है जो 9 समझौते पर है जो हस्ताक्षर हुआ था और उसमें भारत ने है जो व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई है जो एक है जो नया है जो एक रूट्स बनाने की, सिल्क रूट्स बनाने की जो बात की है। तो रूस हम भारत के ऊपर निर्भरता जरूर है निश्चित रूप से रूस पर, तो कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर जो रूस का हमारा है जो मित्रता है जो एक गहनता है, एक सरलता के रूप में, और निश्चित रूप से जो भारत है जो तटस्थता की भूमिका में यहाँ पर देखने को मिला। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें दोस्तों, ऑपरेशन गंगा की बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेशन गंगा जो है वो है जो क्यों चलाया गया और कैसे चलाया गया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा दोस्तों, ये ऑपरेशन गंगा है जो चला गया था कि जब रूस यूक्रेन पर हमला कर दिया था तो भारत के बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल जैसे मेडिकल छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र और बिजनेसमैन जो है जो कम से कम 20 से 22 हजार लोग है जो दोस्तों वहां फंसे हुए थे। तो निश्चित रूप से जो दोस्तों है जो वहां निकालने के लिए एक है जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था और इसका ट्विटर हैंडल था, जो कभी कभी पूछ देता है कि ट्विटर हैंडल इसका है जो क्या था, यह जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्विटर हैंडल का नाम था दोस्तों ओप गंगा। क्या नाम था दोस्तों? ओप गंगा। ओप गंगा है जो ट्विटर हैंडल था, ये कभी पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा कि ट्विटर हैंडल क्या था, ओप गंगा। तो भारत ने क्या किया कि भारत ने जो रूस के यूक्रेन के जितने भी जो अगल बगल के देश थे, जिसमें जो दोस्तों रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया जो थे, वहां पर जो भारत के 4 मंत्री, जिसमें जो आप जानते हैं हरदीप सिंह पुरी थे, वीके सिंह थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उन्होंने है जो वहां पर जाके वहां के दूतावास से संपर्क करके वहां से जो निकालने का प्रयास किया और उसमें है जो कहीं ना कहीं जो युद्ध के बीच में जो एक डेडलाइन दिया गया कि है जो सुरक्षित लोगों को निकाला जाए और किस प्रकार से जो वहां से इस ऑपरेशन को सफल किया गया। ऑपरेशन गंगा एक बहुत बड़ी योजना थी दोस्तों, जिसके कारण है जो सुरक्षित है। लेकिन एक दुखद बात है कि कर्नाटक के छात्र की जो मौत हो जाती है, जिसपे जो भारत ने, रसिया ने भी इसके लिए है जो भारत के साथ है जो अधिकारिक वार्ता में कहा कि हमें है जो इसकी खेद है। निश्चित रूप से है जो ये है जो हम दोनों की दोस्ती के बीच में है जो निश्चित रूप से दरार पैदा करने वाली बात है। तो कुछ ऐसे ही बातें थी इस पे जो हमें चर्चा करने का प्रयास की। कुछ बातें हैं दोस्तों भारत जो रूस को है जो कहाँ जो बैन किया गया है, इस पे है जो एक समग्र चर्चा है जो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हम यूएन महासभा की बात करते हैं। यूएन महासभा में वोटिंग जब हुआ तो दोस्तों 141, 5 और 35 ये जो है पक्ष में जो है विपक्ष में वोट पड़ा, रूस के विपक्ष में वोट पड़ा, ये है जो समर्थन में वोट किया और ये है जो दोस्तों है जो तटस्थ रहा, जिसमें है जो भारत भी है जो यहाँ तटस्थ था यूएन महासभा में। दूसरा अगर बात करें दोस्तों इस सुरक्षा परिषद की, अगर बात करें इस सुरक्षा परिषद में है जो क्या स्थिति रहा, तो उसमें है जो दोस्तों भारत ने सीधे कहा कि डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, ये है जो दोस्तों है जो भारत ने वर्ड दिया कि हम, भारत विश्व बंधुत्व की बात करता है दोस्तों, भारत एक विश्व बंधुत्व की बात करता है और कहता है कि हम एक परिवार के रूप में है और कहीं भी अगर समाधान निकालना हो तो डिप्लोमेसी एंड डायलॉग ऐसी चीज है, दिल की दूरी है जो कहीं ना कहीं है जो जुड़ाव करने के लिए यह जो डिप्लोमेसी या डायलॉग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे जो भारत हमेशा है जो कायम रहा है।
तो निश्चित रूप से कहा है कि सुरक्षा परिषद ने भारत ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हम डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से इस चीज को जो खत्म करना चाहते हैं। फिर मानवाधिकार परिषद की अगर हम बात करें दोस्तों कि मानवाधिकार परिषद में जो बैन किया गया, तो इसमें है जो टोटल 47 सदस्य हैं, उसमें 32 2 और 13, इसमें भी भारत है जो दोस्तों प्रस्ताव की भूमिका में रहा। इसमें इरिट्रिया और रूस है जो खिलाफ में वोट किया और 32 जो देश है जो रूस के विपक्ष में वोट किया। तो कभी कभी ये पूछ देता है, तो इस देश के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति है कि चाहे आप सप्लाई चेन की बात किया जाए, चाहे आप है जो वैश्विक क्रूड ऑयल की बात किया जाए जो हम रूस से खरीदते हैं, तो निश्चित रूप से है जो अभी अगर मार्केट में यूरोपीय यूनियन ने भी बैन कर दिया है, कुछ ऐसे देश को है जो कहा है कि आप खरीद सकते हैं, जिसमें जो हंगरी है, स्लोवाकिया है, रोमानिया है, लेकिन बहुत सारे देशों ने जो बैन कर दिया है कि अब रूस से तेल नहीं खरीद सकते हैं। उसकी बैंक और वहां के समाचार पत्रों पे जो छापते हैं उसको भी है जो बैन कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है कि रूस के ऊपर जो प्रतिबंध है उसका है जो असर है जो वैश्विक जीडीपी पे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पे और आयात निर्यात पे। और आप जानते हैं कि दोस्तों यूक्रेन है जो बहुत ज्यादा है जो गेहूं का है जो उत्पादन करता है, तो उसकी खाद्य सुरक्षा पे भी कहीं ना कहीं संकट होगी। पलायन की समस्या एक अलग है, पर्यावरण समस्या अलग है। तो निश्चित रूप से ये सभी समग्र हमें राजनीतिक स्तर पर है जो और है जो मजबूत होना पड़ेगा, ताकि डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से इस चीज को है जो सॉल्व किया जा सके। हर चीज की एक समाधान जो होती है दोस्तों, एक मंच पे बैठ के ही किया जा सकता है, एक डिप्लोमेसी के माध्यम से किया जा सकता है, एक डायलॉग के माध्यम से किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से रसिया को भी इसी डायलॉग के ऊपर आना चाहिए और बात करना चाहिए और इस युद्ध को खत्म करना चाहिए निश्चित रूप से। और नाटो की जो भूमिका है, नाटो की भूमिका को भी अपनी कम करना चाहिए, ताकि है जो विश्व की जो ये विकट परिस्थिति है, जो आपदा है, उसको कम किया जा सके। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अभी है जो दोनों स्तर पर कुछ ऐसे देश ने बोला है कि क्यूबा और वेनेजुएला ने कहा है कि इस युद्ध के लिए जो अमेरिका जिम्मेदार है। इस युद्ध के लिए जो क्यूबा और वेनेजुएला है बोला है कि इस युद्ध के लिए जो कहीं ना कहीं है जो अमेरिका जिम्मेदार है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करना कहीं ना कहीं है जो रूस की जो सामरिक हित है, रूस की जो सुरक्षा हित है, कहीं ना कहीं जो प्रभावित होता है। इसलिए है जो कोई भी देश है जो अपनी स्थिति में लाने के लिए जो वो है जो कहीं ना कहीं विवश होना पड़ा और उस पर हमला कर दिया। लेकिन अंततः कहा जा सकता है कि युद्ध है जो किसी भी चीज का समाधान नहीं है। अगर समाधान है तो है जो डायलॉग और डिप्लोमेसी है। इसी वक्त के साथ, इसी वाणी के साथ दोस्तों रूस यूक्रेन का जो पार्ट है वहां पर हम बंद करते हैं। और कुछ अलग टाइप का अगर कुछ होगा, कुछ त्रुटियां होंगी तो आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मानवीय भूल हो सकती है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज का है जो रूस यूक्रेन का जो चैप्टर है यही पर खत्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो आज के पेपर्स के बारे में है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की कि आज जो दोस्तों है जो तुर्की जो है अपना नाम है जो चेंज कर लिया है। तुर्की है जो दोस्तों अपना नाम है जो चेंज करके तुर्कीये है जो अब है तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। 1923 में दोस्तों है जो इसको तुर्कीये ही बोला जाता था और है जो एंटोनियो गुतरेस साहब ने है जिसकी मंजूरी दे दी है, जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाया था उसकी है जो उसको जो मान लिया गया और तुर्की को तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वही मेरा मानक होता है और आप लोग से यही उम्मीद है। दूसरा है कि दोस्तों है जो अमेरिका में जो गन की जो एक संशोधन करने की बात आ रही है, तो वहाँ जो 18 वर्ष के जो बच्चों को जो गन की है जो सुरक्षा के लिए दिया गया था उसे बढ़ान कर 21+ है जो करने के लिए जो बात की गई है। तो ये है जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से जो आपको बहुत इंपॉर्टेंस होगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको बात करेंगे। अगर आप बात करें दोस्तों कि देश में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या दोस्तों 49 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या है जो भारत में है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या अभी 49 है। जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम बताने का प्रयास है। एक नया संरक्षित वन में सीमांकित सीमा को है जो दोस्तों इको सेंसिटिव जोन है जो घोषित करने के लिए है। जितने भी वन जीव जो अभ्यारण्य है उससे 1 किलोमीटर तक है जो इको सेंसिटिव जोन है जो घोषित करेगा। इको सेंसिटिव जोन है जो घोषित करेगा।
ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेंस के लिए और पीटी के लिए। तो हमने तुर्की का नाम तुर्की बताया, 18 वर्ष से 21 प्लस करेगा। अमेरिका में जो गन की जो वहाँ की जो लॉ है उसको, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 49 है, और इको सेंसिटिव जोन जो है दोस्तों 1 किलोमीटर तक करेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जिसको है जो बताने का प्रयास करेंगे। ई संजीवनी जो है जो दोस्तों जो टेली मेडिसिन है उसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ा गया है। ई संजीवनी, ई संजीवनी को दोस्तों है जो आयुष्मान भारत से है जो जोड़ा गया, आयुष्मान भारत से है जो जोड़ा गया दोस्तों। 2019 में जो आयुष्मान भारत आया था, इसको मोदी केयर भी कहते हैं, और 50 करोड़ लोगों को है जो इससे सुविधा प्राप्त किया जाएगा। 5 लाख रुपए है इसमें मिलता है दोस्तों। और 1 करोड़वा जो इसका जो था वो है जो बिहार के था, मोहम्मद रिजवान करके था, मोहम्मद रिजवान जो 1 करोड़वा है जो इसका है जो कार्ड धारक था, ध्यान रखिएगा। तो इस संजीवनी जो टेली मेडिसिन है जो है जो इसको जोड़ा जा रहा है। दूसरा है दोस्तों पड़ोसी देशों की मदद के लिए लॉन्च होगा एक नया प्लेटफॉर्म, इसका नाम आइडिया दिया है। आइडिया क्या दिया है? आइडिया। जो पड़ोसी देश है उसकी मदद के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है जो उसको लॉन्च करेगा, और इसका नाम जो दिया है दोस्तों इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असेसमेंट, इंडियन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक असेसमेंट है जो नाम दिया है दोस्तों। तो ये है जो जितने भी पड़ोसी देश है, सार्क कंट्री, यूनिवर्सिटी की कंट्री है, तो उनको अगर किसी प्रकार की सहायता, अगर मान लीजिए अभी श्रीलंका को सहायता दे रहा है, तो आइडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया गया है भारत विदेश मंत्रालय के द्वारा, इसमें इंडियन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक असेसमेंट के माध्यम से जो उसकी सहायता है प्रदान की जाएगी। हमने दस्तक 2.0 की है जो दोस्तों हमने बात कर लिया, हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लिया। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम बात करने का आपसे प्रयास करेंगे। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, जब है जो राष्ट्रपति के पास, जब राष्ट्रपति के गांव में जब प्रधानमंत्री गए तो एक स्टेटमेंट आया कि संविधान एवं संस्कार का मेल, संविधान एवं संस्कार का संगम भारतीय संस्कृति का अनुभूति प्रदान करता है। ये है जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये है जो कहीं कहीं यूज कर लीजिएगा। संविधान और संस्कार की बात है जो की गई है, तो राष्ट्रपति के द्वारा है जो जब है जो गांव कानपुर देहात पहुंचे जब प्रधानमंत्री मोदी, तो उनको लेने के लिए जो खुद गए राष्ट्रपति, तो कहीं ना कहीं है जो ये लिखा गया कि संविधान एवं संस्कार का संगम भारतीय संस्कृति का अनुभूति प्रदान करता है। तो उसमें कहा गया कि कभी कभी क्योंकि राष्ट्रपति का पद है जो दोस्तों वरिष्ठता के आधार पर सबसे ऊपर है, तो इस पे कहा गया कहीं ना कहीं जो संविधान के ऊपर संस्कार भारी होता है, और भारतीय संस्कृति संस्कार का है जो एक अगम रूप है, अद्भुत रूप है, अकल्पनीय रूप है, जिसका है जो इसका उदाहरण है यहाँ पर देखने के लिए जो मिला है। तो दोस्तों आज इसी बातों के साथ है दोस्तों आज का है लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अगर नम्र निवेदन है आपसे, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को भी जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वही मेरा मानना होता है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।